अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतियुल्लाह जान, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साकिब बशीर, और हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे सीनियर जर्नलिस्ट किसी तारफ़ के मोहताज नहीं जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुख्तसर ये सोलंकी साहब के पाकिस्तान की जो सियासत है वो आजकल अदालत के स्टेडियम में चली गई है, और ये सियासत अदालत में आ गई है और बज़ाहिर अदालत सियासत में आ गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर सारे दिन की जो खबरें हैं हमें वो आजकल अदालतों से मिल रही हैं। कोई वक्त होता था हम पता करते थे कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा, सदर ने क्या कहा, अपोजिशन लीडर ने क्या कहा। अब खबरें आ रही होती हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने क्या कहा, लाहौर हाई कोर्ट में जजेस ने क्या कहा, बेल हो गई, बेल नहीं हुई, जमानत नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जैसा कि आज हमें सुना इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से जो खबरें आती रही हैं, ये मामलात सोलंकी साहब बड़े ही पेचीदा होते जा रहे हैं, और सियासतदानों ने अपने हाथ काट के जजों को नहीं दे दिए। मैं ख़ास तौर पर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान को चंद दिनों की रिलीफ मिली है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था 3-4 हफ्ते के लिए जो उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मनसूख कर दिया जाए, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ 13 मार्च के लिए 6 दिन के लिए मनसूख कर देते हैं, आपको 6 दिन दिए। लेकिन ये मनसूख भी क्यों हुए, और क्या जजेस जो हैं अब फैसले करेंगे कि किस सियासतदान को हुकूमत ने या इदारों ने कब एहतसाब के लिए कटारे में खड़ा करना है और कब नहीं। आप इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं? ये मामला पहले किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के पास जाता था, क्या अब हम कह सकते हैं कि अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट मैदान में है और वो है अदालती इस्टेब्लिशमेंट? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त एक ट्रैफिक ग्रिड लॉक जो है उसका मंजर पेश कर रहा है, जिसमें सारी गाड़ियां मुख्तलिफ अतराफ में जाने वाली वो एक दूसरे के साथ फंसी हुई हैं गोल दायरे में, और जी गोल दायरे में फंसी हुई हैं बुरी तरह से, कोई किसी तरफ जा नहीं सकता। ये एक ऐसा ट्रैफिक जैम है। कोई ज़माना था जब इस तरह के ट्रैफिक जाम होते थे, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो या इस्टेब्लिशमेंट हो या अदालत हो, वो किसी तरह से इसको क्लियर कर देती थी। अब मसला ये है कि जब से प्रोजेक्ट इमरान आया है और प्रोजेक्ट इमरान अबार्ट हुआ है 11 महीने पहले, तो उसके बाद जो ये ट्रैफिक जाम क्लियर करने वाले हैं वो भी इसके अंदर फंस गए हैं। उनकी अपनी गाड़ियां भी एक तरह से उनकी अपनी गाड़ियां भी फंस गई हैं। अब जो फैसले हैं वो 2 चीजें कर रही हैं, एक जत्थे और दूसरा गालम गलोच ब्रिगेड। ये अपना दबाव हर चीज पर डाल रहे हैं, रियासती इदारों पे भी, अदालतों पे भी। आज आप ये देखें, आपको मेरे दोस्त साकिब बशीर बताएंगे कि जब ये बात हुई इमरान खान की तरफ से कि जी मेरी जान भी महफूज नहीं है और आप लोग भी महफूज नहीं हैं, तो ये वो अंग्रेजी में कहते हैं वेल्ड थ्रेट, एक ऐसी धमकी जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे हम धमकी नहीं दे रहे। तो अब इसका मतलब तो ये है कि अब फैसले अगर अदल, इंसाफ, कानून और आइन की बजाय इस बात पर होंगे कि किसके पास कितने जत्थे हैं और कौन कितनी बड़ी गाली दे सकता है, मुल्क के अंदर से भी और बाहर से भी, तो फिर अगर फैसला साजी इस तरह से होगी तो मेरे ख्याल में आज जिस तरीके से 6-7 दिन इमरान खान को दिए गए हैं, उससे ये बात साबित हो गई है कि तमाम सियासतदान, तमाम शहरी बराबर हैं, लेकिन इमरान खान सबसे ज्यादा बराबर है। मगर सोलंकी साहब, टू बी फेयर, एक तो जो इमरान खान साहब ने कहा कि जजों को भी थ्रेट है, ये उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के उस इंकिशाफ के बाद कहा था जो उन्होंने अदालत में किया था, और ये इमरान खान के जवाब से पहले खुद चीफ जस्टिस ने बताया था कि उनको भी खतूत आते हैं और धमकियां मिलती रहती हैं, हमें सिक्योरिटी के इदारे अलर्ट भेजते रहते हैं कि अपनी मूवमेंट कम कर दें, मगर हम अब ये निज़ाम को नहीं रोक सकते,
आम लोगों को जो है उनकी सिक्योरिटी भी उतनी ही अहम है जितनी हम जजों की सिक्योरिटी है। तो जान तो अल्लाह को देनी है। तो ये चीफ जस्टिस के इन इंकशाफात के बाद इमरान खान ने कहा था कि चूंकि आपको भी थ्रेट है, मुझे भी थ्रेट है, तो फिर इस हवाले से जो है इमरान खान का ये तकाजा था या तवक्को थी कि उनको भी 3-4 हफ्ते। अब सवाल ये पैदा होता है साकिब बशीर साहब कि ये जो सिक्योरिटी, अब जारी बात है 3-4 हफ्ते में तो नहीं क्लियर हो जानी थी वो, अब ये 6 दिन में क्या सिक्योरिटी का मसला हल हो जाएगा? तो ये रीजनेबल टाइम जो कि अभी फैसले में मैं पढ़ रहा था चीफ जस्टिस अमर फारूक ने दिया है, ये तोशाखाना केस में जो नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल किए हैं 6 दिन के लिए 13 मार्च तक, तो ये 6 दिन में क्या सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी? और इस रीजनेबल टाइम में इमरान खान क्या ऐसा कर लेंगे कि जिससे कानून की बालादस्ती कायम हो जाएगी? कुछ भी मतलब जो जजमेंट आई है आज की, उसमें अदालत ये कहती है कि जो ट्रायल कोर्ट ने रास्ता अपनाया बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई सुकम जो है इमरान खान के वकला साबित नहीं कर सके, कोई ऐसी चीज भी ये हमारे सामने नहीं रखी। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे करने के लिए अगर इमरान खान जो है वो विलिंग है कि मैं जो है वो कोर्ट के सामने आने के लिए तैयार हूं, तो चले हम जो है वो एक और मौका जो है वो दे देते हैं। जिस तरह पहले जो है वो 6-7 मौके ट्रायल कोर्ट दे चुकी है, तो हम एक और हाई कोर्ट भी जो है वो एक और मौका दे देती है। तो इमरान खान के वकला जब सिक्योरिटी की खास तौर पे बात कर रहे थे, तो वहां पे जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आमिर फारूक साहब ने दिया था कि 4 हफ्ते की आप तारीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी और थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या 4 हफ्ते में F8 कचहरी जो है वो तब्दील हो जाएगी? उसमें कोई जो सिक्योरिटी है या सिचुएशन है वो सारी तब्दील हो जाएगी? बल्कि उन्होंने कहा था अगर आप कहते हैं तो ये कचहरी को हम उठा के कहीं और ले जाते हैं। जी, तो ये सूरत हाल जो है वो खुद उन्होंने जब उनके वकला ने 4 हफ्ते मांगे थे, तो ये उसका जवाब जो दिया था कोर्ट ने। अच्छा मुर्तजा सलगी साहब, वो जो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये जो एक रेड लाइन ड्रॉ की है किसी ने, मालूम नहीं ये पीटीआई ने ड्रॉ की है, एस्टैब्लिशमेंट ने ड्रॉ की है, जजों ने ड्रॉ की है, ये रेड लाइन जो है आपको लग रहा है कि ये क्रॉस नहीं हो रही? इमरान खान जो अभी तक इतने मुकदमात बन चुके 70 से जायद बकौल उनके खुद, तो उनको अभी तक किसी केस में गिरफ्तार जो नहीं किया जा रहा, तो क्या ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये एक नफ्सियाती हद है जिसको जो हुकूमत है या जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो अदलिया है वो अबूर नहीं कर पा रही? मेरे ख्याल में इमरान खान यही पैगाम दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून जो है वो मकड़ी का जाला है, जिसको भैंसा जो है वो चीर फाड़ के निकल जाएगा और मच्छर उसमें फंस जाएगा। इसी तरह के जो वाकयात हैं उसकी वजह से मुल्क में लाकानूनियत फैलती है। ये जो माइट इज राइट इसी वजह से होता है ना, जब तालिबान बंदूक उठाते हैं और वो अपनी मर्जी का इस्लाम रियासत पे और लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे भी कोई मंतक, कोई दलील तो नहीं होती। यही होता है कि क्योंकि ताकत मेरे पास है तो मैं इस तरह से करूंगा, आप रोकें अगर आप रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का पैगाम है अदालतों के लिए भी, रियासत के लिए भी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा लामुहाला, आप अगर 2000 बंदे लेकर अदालत पर चढ़ाई करते हैं और पुलिस वालों को धक्के देते हैं, गेट्स तोड़ते हैं, खारदार तारे उठाकर फेंकते हैं, और फिर आपके बंदे जब गिर जाते हैं तो आप बगैर रुके हुए चले जाते हैं क्योंकि उनकी जान की कोई अहमियत नहीं है, तो वो यही पैगाम दे रहे हैं कि मैं हर कानून से बालातर हूं। और अदालतों ने ये इस तरह की जो जिस तरीके की रियायतें दी हैं, जैसा कि आज एक बार फिर दी है, उसका मकसद ये है कि जो उनका मिशन है वो मुकम्मल हो। और उनका मिशन यही है कि जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक मुझे किसी किस्म की कोई सजा ना मिले ताकि मैं जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकूं। अगर यही इंसाफ है तो फिर ये बाकी लोगों को नहीं मिला इस मुल्क में, तो बाकी सियासतदानों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को डील मिल रही है या ढील मिल रही है? उनको डील भी मिल रही है, ढील भी मिल रही है, लेकिन उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो वही हैं कि उनके पीछे जत्थे हैं और गालम गलोच ब्रिगेड है।
तो ये इस दबाव की वजह से सब कुछ हो रहा है। साकिब बशीर साहब, ये दबाव जो है सुप्रीम कोर्ट के भी एक फैसले में बज़ाहिर नजर आया, जो एक पुलिस अफसर सीसीपीओ डोगर का जो तबादले का केस था जो अपील में आया था, उसमें क्योंकि पंजाब में निगरान हुकूमत के होते हुए ये तबादला हुआ था, तो उस दौरान ये सारा कुछ हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, वही मारूफ मअज़्ज़ज़ जजेस, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया और फिर कहा आपने कैसे ट्रांसफर, उनका जी निगरान हुकूमत है, इलेक्शन की वजह, उनका इलेक्शन कब हो रहे, तो फिर इलेक्शन की तारीख दें। वो सुओ मोटो हो गया, वो सुओ मोटो का 9 जजों का बेंच बन गया, फिर उसमें से 5 जजों का बेंच बन गया, और फिर उन 5 जजों में से 2 का जो अक्सरियती फैसला आ गया, 90 दिन में इलेक्शन कराओ, वो सब कुछ हो गया। आज एक खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब वो जो पुलिस अफसर के तबादले वाला केस था उसमें हमें फरीक तो बना ले। वो एक तहरीरी दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन के, वो इतना कुछ हो गया सुप्रीम कोर्ट में उस डोगर के केस के ऊपर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आज दरख्वास्त दे रहा है कि हमें फरीक तो बना ले। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि जिस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया, सुओ मोटो हो गया, जजमेंट आ गई, 9 जजेस से 5 जजेस हो गए, उसमें उस पुलिस अफसर वाले केस में इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं हमें भी सुन लें, अब उस पुलिस अफसर का केस भी लग रहा है। तो बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट को यही कहेगा कि इस पुलिस अफसर के होते हुए तो इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हो सकते, और ये जो पुलिस अफसर है इसका तबादला जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका तबादला मुअत्तल कर दिया था। और मजे की बात ये है, मुअत्तल करके वो केस पूरे पंजाब में, वो एक केस लगाया ना पुलिस आर्डर पे अमल दरामद का, उसके साथ लगा दिया। यानी आप तकनीकी एतबार से वो फाइल भी अपने पास रख ली, पुलिस अफसर भी उधर ही लगा हुआ है, और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी आप हमसे इलेक्शन कह रहे करवाएं 90 दिन में, हम तैयारियां कर रहे हैं, तो इस पुलिस अफसर को हम क्या करें, इसको हम हटाना चाहते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये सब किसी दबाव का नतीजा था या ये दबाव डालने वालों की तरफ से कोई कार्रवाई थी? मुझीब जान साहब, हमने अदालतों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक जितनी भी अदालतें हैं वो कहते हैं कि किसी भी जो फ्रीक हो उसमें रेलेवेंट जो फ्रीक हो, जिस तरह इस मामले में इलेक्शन कमीशन था, उसको सुने बगैर आप कोई फैसला नहीं करेंगे, ये सेटल लॉ है। तो ये बड़ी हैरान कौन बात है, जो फैसला उन्होंने दिया बगैर इलेक्शन कमीशन, उसमें फ्रीक भी नहीं था, बुला के अगर सारा सिनेरियो हो गया, और उसके बाद आज जब इलेक्शन कमीशन पार्टी बनने गया है तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कतरे जो है वो मैं ये समझता हूँ कि सुबकी का मुकाम है कि आपने एक फरीक को सुना ही नहीं जिसने गैर जानिबदाराना तरीके से इलेक्शन करवाने हैं। आपने एक उन्होंने जो तबादला था उस तबादले को, उसको ऑर्डर को मुअत्तल करते वो आपने फाइल पास कर रख दी और उसको लिंगर कर दिया ना कि आप उसमें कोई अब इलेक्शन कमीशन वहां पे गया है तो अब इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको देखेगी कि आप एक फरीक था ही नहीं, उसको अब बनने के लिए जो क्या तगदो करनी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का पॉइंट बड़ा वैलिड है, उनको जो काम उनके जिम्मे है उनको सुप्रीम कोर्ट करने दे। अगर उनके जिम्मे ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन तो उनको करने दे, अगर स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे अगर आप उनको रोकेंगे तो मेरा ख्याल है कि इश्यूज तो क्रिएट होंगे। तो बज़ाहिर आप समझते हैं कि यहाँ तो इंसाफ के निज़ाम को भी खतरा है, इमरान खान साहब की जान को तो खतरा है ही, लेकिन पूरा इंसाफ का निज़ाम भी एट स्टेक आ गया, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठना शुरू हो गए। तो लंगी साहब, आपके राय में क्या ये निज़ाम इंसाफ को भी खतरा है या सिर्फ इमरान खान की जान को भी? इसके ऊपर आपसे हम जवाब लेते हैं मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खान की जान को खतरा है या इंसाफ के निज़ाम को? मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप तो बहुत आपने तज्ज़िये के बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ और जिस तरीके से उन्होंने नाम भी दिए थे अपने कत्ल से पहले, और फिर हम सब ने कहा कि उनकी तफ्तीश होनी चाहिए थी, तहकीक नहीं हुई, कारसाज हमले की कोई तहकीकात का पता नहीं चला, लियाकत बाग में जो उनके कातिल हैं वो अदालतों ने छोड़ दिए। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान भी बतौर साबिक वज़ीर आज़म कुछ देर के लिए भूल जाएं कि वो इमरान खान थे? तो क्या इमरान खान जो कुछ अभी कर रहे हैं क्या वो हक पे नहीं है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, पब्लिकली हमला हुआ है, उसकी वीडियोस हैं और उनकी शिकायत पे एफआईआर तक नहीं काटी जा रही? तो जिस साबिक वज़ीर आज़म की एफआईआर तक ना काटी जा रही हो, तो जब वो ये कहता है मेरी जान को खतरा है, मैं अदालतों में नहीं आ सकता, तो क्या वो गलत कह रहा है?
मेरा खुद एक सवाल है इस निज़ाम इंसाफ से, और वो सवाल ये है कि जो हमला वजीराबाद में इमरान खान पर हुआ, उसके बाद एक बंदा जो मौके से पकड़ा गया और अभी उस पर एक ट्रायल भी हो रहा है, FIR जैसी बनी कैसी नहीं बनी, लेकिन इमरान खान ने खुद चीफ जस्टिस को एक खत लिखा था उन पर जो हमला हुआ था उसकी तहकीकात के लिए। और इस वक्त जो मुल्क के वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी खत लिखा था चीफ जस्टिस को कि आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं जो कि इसकी तहकीकात करे। और आप ये ना भूलें कि जो साबिक DGISPR थे जनरल बाबर इफ्तिखार और DGISI जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने पहली दफा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पेशकश की कि किसी भी इदारे से, चाहे वो बैनुल अक़वामी इदारा हो, उससे तफ्तीश करा लें। तो मेरा सवाल ये है कि हमारी अदालतें वैसे तो इमरान खान को हर किस्म का रिलीफ दे रही हैं, तो इस पर उन्होंने इसको रिलीफ क्यों नहीं दिया? मगर सोलंकी साहब, सवाल ये है कि हुकूमत खुद क्यों नहीं ये तहकीकात करवाती? हुकूमत क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा के इन्वेस्टिगेटर से तहकीकात करवाती? क्या सारे काम अदालतों ने करने हैं? क्या ये पुलिस का और हुकूमत का काम नहीं है? इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों पर अदम एतमाद जाहिर कर चुके हैं। वो शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, इस पूरी काबीना को अपने मुमकिना कातलों के तौर पर देखते हैं और हर रोज कहते हैं। वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे भी यही इल्जाम लगाते हैं। अदालत पर अभी तक ये इल्जाम उन्होंने नहीं लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे कातिल भेजे थे। इसलिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे तो रिलीफ देना, बाकी चीजों पे तो तमाम अदालतें जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, ये कर रहे हैं। और अभी जो आप बात कर रहे थे, पूछ रहे थे ना साकिब मेरे दोस्त से डोगर के हवाले से, तो ये न भूलें कि डोगर के हवाले से जब उनकी मौतली हुई उनके उस हुक्म की जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था और पंजाब हुकूमत ने कहा था, तो उसमें वजह क्या थी कि जी आपने कागज मूव नहीं किया, फाइल नहीं है, ज़बानी अहकामात पर आपने कैसे हुक्म दे दिया। तो मैं जरा आपकी जो यादाश्त है उसको ताज़ा करना चाहता हूं कि चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ही एक जो सीनियर तरीन जज है काजी फाइज ईसा, उनका जब बेंच तब्दील हुआ और रजिस्ट्रार को बुलाया गया, तो उन्होंने क्या बयान दिया था कि चीफ जस्टिस साहब के जाती जो ज़बानी अहकामात हैं उनके तहत जो है उनके सेक्रेटरी के ज़ुबानी अहकामात वो ठीक है, लेकिन अहकामात तो ज़बानी थे ना। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जो तब्दीली है वो ज़बानी अहकामात पर हो सकती है, लेकिन हमारी जो अदलिया है वो मुतालबा करती है कि हर चीज पे फाइल देखी जाए। ठीक है सोलंकी साहब, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम आ रहा है कि इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले पे वजीर आजम के कहने के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बन रही, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान की जान को खतरा तो है ना, और फिर थ्रेट अलर्ट्स भी हैं। तो क्या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उनको यह जमानत दे रहे हैं कि वो अदालत में पेश हों और वो उनकी सिक्योरिटी की जमानत देते हैं? क्या अदालत में पेशी के वक्त उनकी जान को खतरा नहीं होगा? क्या ये जेन्युइन थ्रेट नहीं है? क्या ये जेन्युइन खदशात और खतरात नहीं है? देखिए, जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो क्या है? जमीनी हकायक ये हैं कि इस वक्त जितने भी साबिक वज़राए आज़म पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो जिंदा है, उनमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रियासत पाकिस्तान के जो भी वसाइल हैं वो सबसे ज्यादा इमरान खान के पास हैं। ये सिक्योरिटी चौधरी शुजात के पास नहीं है, ये सिक्योरिटी शाहिद खाकान के पास नहीं है, ये सिक्योरिटी राजा परवेज अशरफ के पास नहीं है, ये सिक्योरिटी यूसुफ रजा गिलानी के पास नहीं है। इनके पास तो अपने जत्थे हैं, कुछ जो गिलगित बल्तिस्तान और AJK की जो पुलिस है वो भी उनके साथ है। अब जो जिंदगी है उसकी सलामती और उसकी जमानत
मगर तो नहीं फिर पता कि वो कौन वीडियो लिंक की बात करते हैं ना सोलंकी साहब, वीडियो लिंक पे मुल्ज़म नवीद को तो वीडियो लिंक पे लिया जाता है, मगर इमरान खान कहते हैं उनको क्यों नहीं? मुल्जिम नवीद जेल में है, इमरान खान जेल जाना पसंद करेंगे? अगर वो जेल जाना पसंद करे, वो तो ये सारे जमानतों के जो कागज और कबलस गिरफ्तारी जमानत और ये सारी जो चक्कर है वो किस लिए है? ठीक है, वीडियो लिंक पे नहीं, मुझे ये बताएं, कल वो जुलूस निकाल रहे हैं, उस वक्त सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं है? सिक्योरिटी सिर्फ अदालत के अंदर है। मेरे ख्याल में वो वीडियो लिंक से ही खिताब कर रहे हैं ज्यादा, मगर कभी कभी मंजर आम पे भी आते हैं। लेकिन ये कहा गया है, ये हमाद अजहर ने कहा है कि वो जुलूस के अंदर होंगे, ये रिपोर्ट हुआ है कि वो एक बम प्रूफ गाड़ी के अंदर होंगे। जिसको सिक्योरिटी का खदशा होता है वो हजारों लोग लेकर अदालत के अंदर आता है, वो तो कहेगा कि जी मुझे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें। आपको कोई पता है कि जो बेनजीर को जिन लोगों ने कत्ल किया था वो उसी हुजूम के अंदर मौजूद थे ना, तो ये हुजूम लेकर क्यों आते हैं? अगर इतनी ही इनको खतरा हो तो वो कहें जी मैं हेलीकॉप्टर के जरिए आऊंगा और गाड़ी में सफर नहीं करूंगा और मुझे आप सिवाय जो बीट रिपोर्टर्स है उसके अलावा किसी को ना आने दें। फिर आप जत्थे लेकर नहीं आते जिनको सिक्योरिटी का खदशा होता है। चलें, ठीक है। साकिब बशीर साहब, सिक्योरिटी के अदालत के अंदर जो मामलात हैं वो क्या वाकई इतने ख़तरात हैं इमरान खान को? क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी रही है पिछले दिनों अदालतों में कि उसका तो एक नतीजा आपको भी भुगतना पड़ा। जब पुलिस ने इतना तशद्दुद किया सहाफ़ियों पे हाई कोर्ट के अंदर, तो इमरान खान के लिए तो हमेशा हाई कोर्ट में और दूसरी अदालतों में बहुत ही सख्त सिक्योरिटी रही। मगर जो अभी हमने रिसेंटली देखा कि 1000-1500 बंदा पूरा जो है एक दहशतगर्दी की अदालत के अंदर घुस गया और वो पूरा गेट तोड़ के घुस गया, तो आपके ख्याल में अब अगर इमरान खान कचहरी में आते हैं तो क्या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतजामात हो सकते हैं? इमरान खान पहले भी तो आए हैं। कचहरी की सिक्योरिटी पे अगर कमेंट मैं करूं तो वो तो ऐसी नहीं है कि आप ये कहें कि वहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 5-6 रास्ते हैं और लोगों का आना जाना बड़ी तादाद होती है, फिर छोटी छोटी अदालतें हैं। लेकिन जो रास्ता आज जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बात की कि अगर आप इतने जत्थे लेके आएंगे, हजारों लोग लेके आएंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि जुडिशल कम्प्लेक्स और हाई कोर्ट से ज्यादा वहां पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। उसका हल मेरी नजर में तो यही है कि इमरान खान साहब ने अगर आना है तो आप अपने वकला के साथ आए, चंद लोग आए, जिस तरह कारकुनान आते हैं थोड़ी तादाद में, लेकिन बड़ी तादाद में अगर 2000 लोग आ जाएंगे तो फिर पुलिस कहाँ, इतने बड़े पैमाने पे पुलिस या तो फिर लाठी चार्ज करेगी या उसका मुतबादल कोई ढूंढेगी, वगरना तो कहाँ रोका जा सकता है। 6-7 रास्ते हैं। बिल्कुल सही। और सिक्योरिटी के अंदर आजकल के जो हमारे मुआशी हालात जा रहे हैं, उन मुआशी हालात की तरफ जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कुछ इशारा किया है। और मुर्जा सोलंकी साहब, उनका ये कहना है कि डिफ़ॉल्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। और आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर हैं, मेरे ख्याल में अब तक वो मुआशी एक्सपर्ट भी बन चुके हैं। वो कहते हैं डिफ़ॉल्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, डिफ़ॉल्ट तो जापान में भी हुआ और दूसरे ममालिक का भी उन्होंने जिक्र किया। तो सोलंकी साहब, ये डिफ़ॉल्ट से वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि जो सिंध का सूबा है, बेचारे सिंध के जो आवाम हैं वो तो कई अरसे से डिफ़ॉल्ट में है, तो शायद जरदारी साहब समझ रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कहेंगे? मैं इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में जो डिफ़ॉल्ट है, और वो भी 23 करोड़ के लोगों का मुल्क, जो एक एटमी ताकत हो, जहाँ पर मल्टीपल फॉल्ट लाइन्स हों, गिलगित से ग्वादर तक, जो लिसानी भी हैं, मजहबी भी हैं, जो हर तरह की फॉल्ट लाइन्स हैं, तबकाती भी हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक होगा। इसलिए हम दुआ करें कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट या दिवालियापन का शिकार ना हो। मगर मैं आपको जरदारी साहब की वो तकरीर का एक छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और फिर हम इस पे मजीद बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं वर्कर्स कन्वेंशन के सामने, वो आपको सुनाते हैं। दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एक टेम्परेरी फेज है,
इनसे के इनको समझ नहीं आती, ब्यूरोक्रेट्स इस्लामाबाद वाले समझते नहीं। इस्लामाबाद वाले ब्यूरोक्रेट नहीं समझते, जाके सिंध वाले ब्यूरोक्रेट से पूछे डिफॉल्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। बज़ाहिर तो आसिफ जरदारी साहब यही कह रहे थे, और फिर सोलंकी साहब जापान की, जर्मनी की, यूरोप की मिसालें दी हैं जरदारी साहब ने। ये तो बड़ी अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए कि यूरोप और अमेरिका अगर डिफ़ॉल्ट वहाँ के ममालिक होते रहें तो चलें, अल्लाह ताला ने हमारी भी सुन ली। ये जरदारी साहब कहना क्या चाह रहे हैं आखिर? मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जर्मनी और जापान और यूरोप की मिसालें ठीक नहीं हैं, इसलिए कि जर्मनी, जापान, यूरोप के बहुत सारे जो ममालिक हैं उनका जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जो इंसान है, उनकी जो साइंसी और टेक्निकली जो इल्म था, और फिर जो उनको वसाइल मिले रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें आपने देखा कि ये तबाह हाल मईशतें किस तरीके से खड़ी हो गई। पाकिस्तान के चारों तरफ जो हालात हैं और इस वक्त जो सरजंग है, उसमें हम हरगिज इसके मुतामिल नहीं हो सकते कि हम दिवालियापन का शिकार हों। ठीक है सोलंकी साहब, डिफ़ॉल्ट की बात से थोड़ा सा मामले को आगे लेके चलते हैं। एक तो सियासी तौर पे भी हम बज़ाहिर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे पे तो हमले करते ही रहे हैं। अब बाकायदा हम देख रहे हैं कि नून लीग और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़, जिनके तंजीमी जलसे दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते कन्वेंशन में बदलते जा रहे हैं, और अब इन कन्वेंशन से आगे शायद बाकायदा जलसों की सूरत ये अख्तियार करेंगे। उन जलसों के अंदर मरियम नवाज तवातर के साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और आज तो उन्होंने कहा है कि वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। तो ये साकिब निसार साहब के हवाले से जो अब एक बाकायदा एक तहरीक है जो हमें देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि साकिब निसार साहब बतौर कोर्ट रिपोर्टर आप क्या देखते हैं कि क्या इसमें साकिब निसार साहब का वाकई कोई अपना भी कसूर है कि आज उनको हर जलसे जुलूस में याद किया जा रहा है? मेरे ख्याल में इतना तो जस्टिस मुनीर को नहीं याद किया गया, जितना भुट्टो को फांसी देने वाले चीफ जस्टिस को नहीं याद किया गया, जितना अब साकिब निसार को जलसों में याद किया जा रहा है। इसकी वजह बतौर कोर्ट रिपोर्टर आप क्या देखते हैं? साकिब निसार जो है वो इस मुल्क का जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उसके सबसे बड़े मनसब पे बैठे हुए थे। उनका कसूर तो है ही है, अगर वो किसी के आलाकार बने हैं तो फिर भी कसूर उनका ही है। और मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो बिल्कुल वो ठीक बना रहे हैं, क्योंकि साकिब निसार के दौर में सारे केसेस जो है वो शरीफ फैमिली के वो किसी ना किसी तरह साकिब निसार के पास थे, और साकिब निसार खुद या आलाकार बन के वो चीज़ें जो है वो मैनिपुलेट होती रही किसी ना किसी सतह पे, और वो हम देखते भी रहे। जो ट्रायल कोर्ट थी, कभी ऐसे नहीं हुआ कि ट्रायल कोर्ट पे एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बैठकर उसको मॉनिटर करना शुरू कर दे, क्योंकि डायरेक्टली इफेक्ट्स होती हैं। मतलब ट्रायल कोर्ट पे अगर हाई कोर्ट का नाम आ जाए तो वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, चाहे जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली वो साकिब निसार के इर्द गिर्द घूमती हैं, और वो अदालती फैसले ही थे जिसने इस शरीफ फैमिली को इफेक्ट किया। एक जो सिटिंग वज़ीर आज़म था उनको घर जाना पड़ा, और उसके बाद ये सिर्फ साकिब निसार नहीं है, हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों के नाम लिए जलसों में, तस्वीरें चलाई। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की खामोशी की क्या वजह है? ये बड़ी गैर मामूली बात है। बिल्कुल गैर मामूली बात है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या तो ये है कि वो इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है उनकी अब वो बात वैसे वो कह रहे हैं कहीं गल वध ना जाए, गल वध ना जाए, ये भी बात है, इसलिए क्योंकि ऑडियोज भी मौजूद हैं और कई ऑडियोज का जो है वो तज़किरा जो है वो हो रहा है कि और भी आ सकती हैं। ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अगर फर्ज कर लें कि मरियम नवाज को कंटेम्प्ट में आप बुलाते हैं, तो मेरा यह ख्याल है उनके लिए तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। अगर वो बुलाएं आप उनको, तो वो तो अगर बात कर भी नहीं है तो बुलाए। आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज की कोशिश पूरी है कि मुझे बुलाया जाए? बज़ाहिर यही लग रहा है। और क्यों सोलंकी साहब, आपके ख्याल में अगर मरियम नवाज को बुलाया जाता है, उनको अगर सजा हो जाती है, तो जाहिर बात है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, और जब मरियम नवाज इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी, नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो फिर तो वो जो कहते हैं ना, गलियां हो जान सुनिया ते विच मिर्जा यार फेरे,
फिर तो खान साहब के लिए रास्ता बड़ा साफ होगा एक बार फिर। तो बड़ी बड़ा सोच समझ के कर रही है ना ये जो कर रही है। देखें, इस वक्त पूरा निज़ाम इंसाफ जो है वो कटड़े में खड़ा है। जितनी अदलिया के अंदर तकसीम आपने हालिया दिनों में देखी है और जिस तरह से फैसला साजी और अदालती काम चलता रहा है, ख़ास तौर पर आप ये देखें कि जब से इफ्तिखार चौधरी आए हैं ये काम उस वक्त से शुरू हुआ है। और साकिब निसार का भी आप जिक्र कर रहे थे, वो जो जुडिशल कूदता हुआ 2017 उसके जो चीफ थे वो साकिब निसार ही थे। बावजूद इस बात के कि वो पनामा बेंच को उन्होंने हेड नहीं किया, लेकिन वो ज़ियाउल हक एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे, मेरे रुफ़क़ाए कार। तो जो उनके रुफ़क़ाए कार थे उन्होंने ये सारा काम किया। ये हमारे सामने हुआ कि किस तरीके की फैसला साजी हुई। तो अब जब हमले हो रहे हैं साबिक और मौजूद, तो वो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो फैसले हैं जिसके नतीजे में सब कुछ तहरीक इंसाफ को मिला लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, तो इस वजह से सुलगी साहब लगता ये है कि एक तो पहले ये इल्ज़ाम है कि 2018 के इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल इंजीनियरिंग होती रही, ये इल्ज़ाम लगता रहा नून लीग की तरफ से। अब अगर मरियम नवाज को सजा मिलती है, इलेक्शन से वो ज़ाहिर बात है बाहर होती है, तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। तो सिर्फ कंटेम्प्ट का नोटिस लेना काफ़ी नहीं, फिर उसको कहते हैं ना कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाना मजबूरी बन जाएगी और वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी। एक बार फिर ये तासुर मिलेगा कि इमरान खान के लिए दोबारा से रास्ता हमवार किया जा रहा है, अब की बार जो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब एक और इशू है जो बड़ा अहम कि पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही थे, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान बनाने वाली एक जमात है मुस्लिम लीग कायदे आज़म, जो वो दावा करते थे कि पाकिस्तान बनाया, उसके वो ओहदेदार थे, करता धरता थे। अब वो पीटीआई के आज बाकायदा उनको सदर जो है वो नामजद कर दिया है। पीटीआई के इमरान खान के दस्तखतों से असली दस्तखतों से परवेज़ इलाही को पीटीआई का अब सदर बना दिया गया है। तो ये पीटीआई का सदर का क्या ओहदा होता है, इसके क्या अख्तियारात होते हैं और परवेज़ इलाही पीटीआई के सदर बनने के बाद क्या कर लेंगे? अहमद फराज से किसी ने पूछा कि किबला ये मुस्लिम लीग का क्या मुस्तकबिल है, तो उन्होंने सोच के कहा कि भाई हम आपको यही बता देते हैं, यहाँ से समझ जाइए कि किसी ज़माने में इस जमात के सदर मोहम्मद अली जिन्ना होते थे, आजकल चौधरी शुजात हैं। तो मैं इसको ज़रा बता दूं आपको कि आप इसी से समझ जाइए कि पीटीआई का हाल ये हो गया है कि किसी ज़माने में इसके सदर जावेद हाशमी होते थे, आज से चौधरी परवेज़ इलाही है। पंजाब के सबसे बड़े डाकू होने का जिन पे इल्ज़ाम लगा था, आज वो पंजाब के सबसे बड़ी पार्टी के सदर भी हो गए। एनीवे, इसको सितम ज़रीफ़ी कहें या मकाफ़ात अमल, ये वक्त ही बताएगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।